हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कॉर्नर, ए वे ऑफ यूनिक कंसेप्ट। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा है पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली हमें पीरियोडिक टेबल की जरूरत ही क्यों पड़ी? पीरियोडिक टेबल जब वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के तत्वों की खोज कर ली तो उनके अध्ययन के में समस्याएं आने लगी कि किसी तत्व की प्रॉपर्टीज कुछ और बोलती थी और किसी तत्व की किसी प्रॉपर्टीज अलग बोलती थी। तो उन एलिमेंट्स को एक साथ एक सारणी बना के अध्ययन किया जा सके, इसके लिए आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल की निर्माण किया गया। ठीक है, तो इस संदर्भ में जो सबसे पहला प्रयास किया गया वो था हमारे लेवोजियर। ठीक है, लेवोजियर फर्स्ट नंबर पर जो जिन्होंने प्रयास किया वो लेवोजियर थे। लेवोजियर को हम जानते हैं कि द मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज कॉल्ड लेवोजियर। लेवोजियर ने पीरियोडिक टेबल में को मेनली टू बेस पर टू टाइप्स में डिवाइड किया। पहला था मेटल और दूसरा नॉन मेटल। मेटल उनके हिसाब से वो थे जो बेस बनाते थे, ठीक है, और नॉन मेटल वो एलिमेंट्स रहे जो एसिड बनाते थे। लेकिन जब ये उनके द्वारा क्लासिफाई दिया गया था उस टाइम तत्वों की संख्या बहुत कम थी, तो उनके उस टाइम के लिए ये एकदम सही था। लेकिन जो सेकंड नंबर पर हमारे आते हैं वो आते हैं डाल्टन। सेकंड नंबर पर डाल्टन ने पीरियोडिक टेबल के बारे में क्लासिफाई किया। उन्होंने इनको फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे डिफाइन किया। ठीक है, उसके बाद यहां तक का तो ठीक था, लेकिन जैसे ही तत्वों की संख्या बढ़ने लगी तो उनको उनके प्रॉपर्टीज और उनके एसिड बेस के प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं कर पा रहे थे। इसी के आधार पर जो थर्ड नंबर पे हमारे जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे डॉबेनियर। ठीक है, तो डॉबेनियर ने क्या किया था? डॉबेनियर एज ट्रायड, डॉबेनियर का त्रिक नियम इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स लिए और उनका ग्रुप दिया और तीन एलिमेंट के उन्होंने कुल मिला के 5 ट्रायड दी। ठीक है, जिनमें से 4 तो उसके लगभग सफल थे, लेकिन जैसे कि उन्होंने 5वां ट्रायड्स दिया तो उनके उनके जो गुण थे वो मैच नहीं कर पाए। आइए उनको देखते हैं। जैसे कि ये जो तीन एलिमेंट्स दिए थे वो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी के बेस पे दिए थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज यानी कि समान गुणधर्म के आधार पर उन्होंने दिया था। और ये था एवरेज बेस था। ठीक है, अभी आप इसका स्नैपशॉट लीजिए और फिर अभी पढ़ाते हैं। तो देखिए डॉबेनियर ने किस प्रकार से डिफाइन किया था। डॉबेनियर ने एग्जांपल देके दिखाए। ठीक है, मान लीजिए आपके कोई 3 एलिमेंट है ए बी सी। हमने 3 एलिमेंट लिए ए बी सी और उनके एटॉमिक मास एक्स वाई और जेड लिया। तो इन्होंने एक फॉर्मूला इनपुट कराया। फॉर्मूला क्या था कि यदि जब हम मध्य वाला एलिमेंट है, बीच वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास प्रथम और थर्ड तत्व के एटॉमिक मास का टोटल होगा। ठीक है, यानी कि x प्लस जेड डिवाइडेड बाय 2, इनका एवरेज होगा ये। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि उनका डॉबेनियर का फर्स्ट ट्रायड था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है,
लिथियम का जो आपका एटॉमिक मास है 7 है, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। ठीक है, इस पे फॉर्मूला इनपुट कराइए। मिडिल वाले लीजिए 23, मिडिल वाला लीजिए आप Na का आप निकाल रहे हैं सोडियम का। ठीक है, तो फर्स्ट वाला 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकालिए इनका। तो निकालें, ये बन रहा है 46 डिवाइडेड बाय 2 23। तो देखिए यहाँ पर इसका फर्स्ट ट्रायड में एकदम एग्जैक्ट आया। ठीक है, सेकंड जो ट्रायड लिया था उन्होंने वो लिया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। ठीक है, इन पे जब उन्होंने लगा के देखा ये नियम तो वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, थर्ड को देखिए, जो मैं आपको करा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है, और साथ साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करना है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 30.5 होता है, ब्रोमीन का जो होता है 80 होता है, और इसका 127। ठीक है, अब इस पे ये फॉर्मूला इनपुट कीजिए। फर्स्ट हमें ब्रोमीन का एटॉमिक मास चाहिए। ठीक है, तो 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2, तो यह आपका आता है 162.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 81.2 समथिंग। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट डॉबेनियस ट्रायड से ब्रोमीन का एटॉमिक मास सेम ही आता है। ठीक है, तो पहला ट्रायड लिथियम, सोडियम और पोटेशियम पे था, सेकंड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, और थर्ड आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे था। फोर्थ और फिफ्थ को देखेंगे, इससे पहले आप स्नैपशॉट लीजिए। तो जो आपके डोमिनेंस का फोर्थ ट्रायड दिया था वो आपके दिया था सल्फर, सेलुनियम और आपका टेलुनियम। ठीक है, ये चौथा था। मेनली आपको फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला याद रखना है। फर्स्ट वाला क्योंकि उसकी सक्सेस को शो करता है, वहीं फिफ्थ वाला जो ट्रायड है उसकी असफलता को दर्शाता है। तो फिफ्थ वाला है आपका, फिफ्थ में जो उन्होंने ट्रायड्स लिए थे वो आपके थे नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, और आपके फास्फोरस का 31 और आर्सेनिक का आपका 80। इस पे हम लगाते हुए देखते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, डॉबेनियस का ट्रायड जो असफल हुआ वो इसी फिफ्थ ट्रायड की वजह से असफल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसमें ट्रायड वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं। फास्फोरस का अगर एटॉमिक मास निकाले तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस आर्सेनिक का 80, इसको ऐड करते हैं तो ये बनता है 94, डिवाइड करते हैं 2 से तो ये आपका आता है 2 4 जा 8 और 7 जा 47। आप देखेंगे कि 47 इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ देखिए आप, फास्फोरस का यहाँ तो 47 एटॉमिक मास आ रहा है, और रियल में जो इसका एटॉमिक मास आता है वो 31 आता है। तो इतना डिफरेंस होने की वजह से ये डॉबेनियस ट्रायड का जो नियम था वो अनसक्सेसफुल रहता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे आते हैं अगले साइंटिस्ट, वो आते हैं न्यूलैंड एज ऑक्टेव। ठीक है, न्यूलैंड एज ऑक्टेव फोर्थ साइंटिस्ट है आपने, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड का अष्टक
नियम। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि एवरी एथ एलिमेंट, प्रत्येक आठवां तत्व अपने प्रथम तत्व के समान रासायनिक और भौतिक गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ईच एथ एलिमेंट विल शो सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रत्येक आठवां तत्व अपने प्रथम तत्व के समान गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे, जैसे कि हमारे इंडियन म्यूजिकल में ऑक्टेव्स होते हैं, सारे गा मा पा धा नी। तो जैसे ही सातवां के बाद सेम आठवां वापस से उसको रिपीट करता है, तो उसी प्रकार इन्होंने न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ दिया था। ठीक है, इंडियन ऑक्टेव, म्यूजिकल ऑक्टेव, ठीक है, सा गा मा पा धा नी। ठीक है, उसके बाद आपका रिपीट करेगा। अब इन्होंने जो स्टडी की थी न्यूलैंड ने, वो 56 एलिमेंट की थी, और जो हमारे डॉबिनर थे उन्होंने 20 एलिमेंट्स के बारे में स्टडी की थी। उस टाइम सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक की ही खोज हुई थी, और न्यूलैंड ने 56 एलिमेंट्स के बारे में बताया था। और इन्होंने जो एलिमेंट्स बताए थे वो इस प्रकार थे। ठीक है, आपको हाइड्रोजन को इसमें सबसे पहले रखा गया, और हीलियम जो कि नोबेल गैस है, उस टाइम तक उनके बारे में डिस्कवर नहीं हुआ था। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन यहाँ आता है। नियोन नहीं होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर पोटेशियम, क्लोरीन। अब क्लोरीन के बाद आपका आर्गन आता है, लेकिन वो भी नोबेल गैस है, तो उस टाइम तक इनकी खोज हुई नहीं थी। तो और कैल्शियम, और ये ऐसे ऐसे करके इनका जो लास्ट एलिमेंट था वो था थोरियम। ठीक है, तो और इन्होंने एक बात और कही थी जो इनके सबसे बड़ी कमी रही थी। उन्होंने कहा था कि ये 56 एलिमेंट है, और इनके अलावा ना तो कभी एलिमेंट्सों की खोज की जाएगी और ना कभी इससे आगे एलिमेंट आएंगे। तो ये इनकी सबसे बड़ी कमी रही। ठीक है, तो आप इसका स्नैपशॉट लीजिए। तो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा कि सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल के बारे में जो अपना मत रखा वो थे, फर्स्ट नंबर पे थे लेवोजियर, सेकंड नंबर पे जॉन डाल्टन, और थर्ड नंबर पे आपके थे डॉबिनर, जिन्होंने अपने ट्रायल्स दिए, और वो 4 ट्रायल्स तक सक्सेस भी रहा, और फिर उसमें वो असफल रहे। और उसके बाद हमारे न्यूलैंड्स ने दिए ऑक्टेव लॉ, और उनके जो आवर्त की जो सबसे बड़ी कमी रही वो ये रही कि उन्होंने ये प्रेडिक्शन कर दिया कि आगे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और यही उनके सबसे बड़ी कमी रही, क्योंकि आज हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे तत्व हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे न्यूलैंड्स के ऑक्टेव नियम के बाद आपका जो आता है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आती है। मेंडलीव एज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि जैसे जैसे उनका परमाणु भार बढ़ता जाएगा ऐसे ही उनके गुणों में भी क्रमिक रूप से, और उनके नीचे जो तत्व होंगे उनमें भी वृद्धि होती जाएगी। तो फिजिकल एंड केमिकल
उन्होंने दिया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ their atomic mass। ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होंगे। ठीक है, उन्होंने 63 एलिमेंट्स के बारे में स्टडी की। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना आपने। जैसे कि आपके जो न्यूलैंड्स थे, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ दिया था, उन्होंने 56 एलिमेंटों की स्टडी की थी, और डॉबेनियन ने आपके 20 एलिमेंट्स के बारे में स्टडी की थी, और यहाँ पर एलिमेंटों की संख्या बढ़ते बढ़ते 63 हो गई। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो वर्टिकल कॉलम थे उनको ग्रुप कहा। जो वर्टिकल यानी कि इस तरह की लाइन थी, यानी कि बोलते हैं उनको परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, उनको उन्होंने ग्रुप यानी कि वर्ग कहा। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि क्षैतिज रेखाएं थी इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल, उनको उन्होंने पीरियड्स कहा। ठीक है, और आपकी जो वर्टिकल कॉलम्स है उनके नंबर था 8, और जो हॉरिजॉन्टल पीरियड थे उनके नंबर था 7। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज। अब मेंडलीफ ने कुछ एलिमेंट्स के लिए बीच में आवर्त सारणी में जगह भी छोड़ी थी कि कुछ नए एलिमेंट्स में आएंगे, तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट तो कर दिया। पिछले में हमने देखा कि मैं जो आपके न्यूलैंड्स थे उन्होंने तो ये प्रेडिक्ट किया था कि कोई भी एलिमेंट इससे 56 से आगे नहीं आएंगे, लेकिन इनके पीरियोडिक टेबल की एक खासियत रही कि इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि ये सिर्फ 63 एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, आगे भी इन एलिमेंट्सों की संख्या में वृद्धि होती रहेगी। तो कुछ के लिए इन्होंने जगह छोड़ दी। ठीक है, और इनकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन रही वो ये रही कि ये इन्होंने हाइड्रोजन को कोई स्पेशल जगह नहीं दी, मतलब हाइड्रोजन को फिक्स नहीं किया कि वो कहाँ आना चाहिए। देयर इज नो फिक्स पोजीशन असाइन फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, और दूसरी जो सबसे लिमिटेशन इनकी रही, इन्होंने आइसोटोप्स समस्थानिकों के बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं करी, उनके बारे में कुछ नहीं बताया। आइसोटोप्स, ये इसकी प्रेडिक्ट टेबल की सबसे बड़ी लिमिटेशन रही। ठीक है,